Welcome students for this last lecture in this series of cash flow statement. बच्चे वाले sum solve करते बेटा. In the last lecture we solved almost 4 questions and have seen the basics as well. Let's go further and solve remaining sums. ये आखिरी sum solve किया था. अगर आपने देखा screen पे तो हमने क्या किया था? We have just taken the net profit added with all non-operating expenses and losses like depreciation, loss on sale of building, goodwill written off, proposed dividend and provision for tax. और हमने लेस किया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी और कमीशन अक्रूड, और जो हमारा फाइनल आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी सॉल्व इन द लास्ट लेक्चर. अभी आगे चलते हैं और अगला सम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 दिए आपके सामने, आप देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट और अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन अकाउंट. हमने लगभग सेम सम सॉल्व किया था, है ना. यहाँ पे वहां पे हमने प्लांट अकाउंट देखा था और 2003-4 था ही था. तो यहाँ पे भी मशीनरी है प्लांट के बजाय. बैलेंसेस थोड़े से आप देख सकते हैं, वहां पे राउंड फिगर थे, यहाँ पे थोड़े से फिगर्स थोड़े से ऑड है. सो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 17,78,985, जबकि क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2004 का 26,55,450. मतलब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, डेबिट में टू ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 17,78,985, क्रेडिट में लास्ट लाइन में लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस 26,55,450. बाय द रूल दैट असेट शुड हैव डेबिट बैलेंसेस. अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन फिर से दिया है, इसका भी लेजर बनाएंगे, और ये अपोजिट बैलेंसेस होता है असेट के, इसलिए बाय ओपनिंग लिखेंगे लास्ट ईयर 3,40,795 विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन देयर. एंड आप लिखेंगे बाय ओपनिंग 3,40,795 and two closing balance, that is current year balance 475,690 which is given there. इसी के साथ आगे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, मशीनरी जो 265 की थी उस पे अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन 1 लाख का था. मतलब हमारा वर्किंग बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, अगर आपको याद है तो, व्हाट इज द वर्किंग वी आर सपोज टू डू हियर, कि मशीनरी है 265 की, 2.65 लाख की, उस पे अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन अभी तक का 1 लाख. मतलब नेट बुक वैल्यू कितनी है बेटा जी? 1,65,000. मतलब ये प्राइस पे बेचा तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, लेकिन आपने बेचा कितने में? आपने बेचा सिर्फ 75,000 में बेटा. सो यू हैव सोल्ड एट 0.75, सो देयर इज अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 90,000. बराबर है, 90,000 का लॉस है आपको यहाँ पे. तो उन्होंने क्या पूछा है? You are required to compute the amount of machinery purchased, depreciation charged for the year and loss on sale of machinery. Quickly करके बताता हूं, अकाउंट नहीं बनाता पूरा. ये देखिए डेबिट और ये रहा क्रेडिट, और ये मान लीजिए मशीनरी अकाउंट है ना. पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सारा करके नहीं बैठता अभी. तो टू ओपनिंग बैलेंस इज हाउ मच माय डियर? 17,78,955 ये आपका ओपनिंग बैलेंस है. तो 17,78,955 this is opening balance of your machinery. 985 सॉरी, तो इसको 85 कर देता हूं. और क्लोजिंग बैलेंस है आपका मशीनरी का 26,55,450. तो यहां पे लास्ट लाइन पे 26,55,450. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज टू ओपनिंग एंड दिस इज बाय क्लोजिंग. असेट अकाउंट है. इसी के साथ हमें दूसरा अकाउंट बनाना बेटा, अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, है ना. सो अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, अपोजिट बैलेंसेस होते हैं इसके. बराबर है ना, देखा हमने लास्ट लेक्चर में. तो इसके क्या लिखेंगे? बाय ओपनिंग एंड टू क्लोजिंग, क्योंकि अपोजिट बैलेंसेस है. 340,700, 340,975, तो इट इज बाय ओपनिंग 340,795 इज ओपनिंग, एंड क्लोजिंग लास्ट लाइन में डेबिट साइड में लिखेंगे 475,690. तो यहां पे आएगा 475,690. फिर से ऑब्वियसली दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड माय डियर. तो अभी उन्होंने बोला है कि मशीनरी आपने बेची, लेकिन 1.65 की 75 में बेची, तो सेम एंट्री होगी. बैंक अकाउंट डेबिट, अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी तो बेचा, पैसा मिला, लेकिन लॉस पे बेचा, डिप्रीशिएशन है, तो तीनों क्रेडिट में डाल देते बेटा. यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट सेल. सेल कितने में किया आपने? सेल किया सिर्फ 75,000 में, तो ये सेल का वैल्यू है. बराबर है. दूसरा अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन उन्होंने 1 लाख बोला है,
सो पहला आएगा बाय बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट सेल, दूसरा आएगा बाय अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन इनटू ब्रैकेट डिप्रीशिएशन ऑन सोल्ड पार्ट, और तीसरा आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय लॉस ऑन सेल, दैट इज 90,000। तो ये इसके तीनों इफेक्ट हो गए। अब इसका दूसरा इफेक्ट अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन का देना पड़ेगा। एसेट के डेबिट में कितना है डिप्रीशिएशन? अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट इनटू ब्रैकेट डिप्रीशिएशन ऑन सोल्ड पार्ट, दैट इज 1 लाख। अब इसका बैलेंसिंग हमें करना है, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं, चलिए। और बैलेंसिंग करेंगे तो ये आपको चीजें पता लगेगी यहाँ पे, वरना चीजें पता नहीं लगेगी, है ना। यहाँ पे बैलेंस मैं कर लेता हूँ आपके लिए, है ना। तो चलिए देखिए, लगभग सारी चीजें पूरी हो गई बेटा। इसको भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। दिस अकाउंट शुड बी क्लोज्ड अगेन, है ना। बस मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा, अदरवाइज डेबिट क्रेडिट सारा है, और ऊपर ही हमने ऐसा सम सॉल्व किया है, तो यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ द सेम। नाउ क्लियरली देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट, तो बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में आएगा, है ना, मशीनरी अकाउंट में, विच इज योर आउटफ्लो ऑफ कैश। ये जो 75,000 है बेटा, ये इनफ्लो ऑफ कैश है आपका, बराबर है ना, क्योंकि ये सेल है। ये क्या है बेटा? बाय बैंक, ये सेल है, तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा, इनफ्लो में। और इधर जो आएगा तो आएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर इनटू ब्रैकेट परचेस में। तो चलिए टोटल करते हैं। ये 450 सीधा सीधा, है ना, कैलकुलेटर भी नहीं ले रहा मैं। 5 5 10, 9 7 16 17 और 5 22 को 2 बचे 2, 6 2 8 1 9, और ये 29 20 450, और इधर सिर्फ 17 78 985 है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अपन। मैक्सिमम फिगर दोनों साइड में लिखते हैं, 29,20,450, ये आपका मैक्सिमम बैलेंस है। और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अभी, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज आउटफ्लो ऑफ कैश। क्यों? क्योंकि तुमने मशीनरी खरीदा है। कितने का खरीदा? निकालो बैलेंसिंग फिगर, उतने का खरीदा। इसी से माइनस करता हूं, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा, यहाँ पे एक कैरी ऑन हुआ, 15 में से 9 गए 6, और एक कैरी ऑन हुआ, 14 में से 10 गए 4, एक कैरी ऑन हुआ, 10 में से 9 गए 1, फिर से एक कैरी ऑन हुआ, 12 में से 8 गए 4, फिर से एक कैरी ऑन हुआ, 9 में से 8 गए 1, और 9 में से 8 गए 1, और बचा कितना? 141 465। ओके, ये 17 है, कुछ गड़बड़ हुआ, 1141 आएगा। यस, और एक कैरी ऑन होगा, ये 1141 आएगा। ऐड करके देख लेता हूं मैं, ये टोटल मैच कर रहा है क्या? 5 5 10, 8 6 14 15, 1 9 4 13 14, 1 8 9 10, 1 7 4 11 12 2 1 7 1 8 1 9। यस, ये करेक्ट है। मतलब जो परचेस की वैल्यू है आपकी बैंक अकाउंट में, वो आएगी 11,41,465। और डिप्रीशिएशन कितना आएगा बेटा जी? डिप्रीशिएशन आपका आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, फिर से डेबिट इज, यहाँ पे सेकेंड अकाउंट में अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन में आपका डेबिट साइड मोर है, एंड दैट इज 5,75,690, और इधर है 347,95। दोनों का डिफरेंस हमें लेना है बेटा जी, तो ये भी लिखता हूं, maximum total 575,690, and this is your current year depreciation. So by profit and loss account into bracket current year depreciation on remaining part of machinery, माइनस करके लेते हैं। 10 में से 5 गए 5, एक बचा यहाँ पे, तो 19 में से 9 गए यहाँ पे, तो 10, तो इट इज 0। तो ये 10 में से 5 गए 5, बचा एक यहाँ पे 9 आएगा, अगेन कैरी ऑन 1, ये 8 आएगा, अगेन कैरी ऑन 1, इट इज 4, एंड नाउ 7 minus 4 it is 3, and finally 5 minus 3 2, so 234,895 is your current year depreciation. टोटल करके देखिए, 5 5 10 0 1 आएगा, 9 9 18 19 को 9 1 आएगा, 8 7 15 16 1 आएगा, 4 1 5 4 3 7 और 3 2 5, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका आ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बराबर है क्या? दिस विल बी ट्रांसफर्ड अंडर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज योर करंट ईयर डिप्रीशिएशन।
ये जाएगा आपका कैश इनफ्लो में अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जाएगा कैश आउटफ्लो में अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जाएगा आपका लॉस आपका है ये, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस ऑन सेल, है ना। तो ये नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, और ये आपका है बाय अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट मशीनरी अकाउंट। इसका तो डेबिट में इफेक्ट यहाँ पे दे दिया आपने, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लोज होगा। तो कैश फ्लो में किसका इफेक्ट जाएगा, तो परचेस ऑफ मशीनरी 1141,465 ये कैश आउटफ्लो में जाएगा इन्वेस्टिंग में, और उसी इन्वेस्टिंग में कैश इनफ्लो में जाएगा सेल ऑफ मशीनरी 75,000। ये जो लॉस ऑन सेल है 90,000, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के ऐड करेंगे। अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन का क्रेडिट यहाँ पे दिया, डेबिट यहाँ पे गया, तो इसका कोई और इफेक्ट नहीं आएगा। और ये जो डिप्रीशिएशन का बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट में 234,895 का दूसरा इफेक्ट आपके कहां पे आएगा बेटा, दिस विल कम ऑन योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप ऐड करेंगे। तो ये इसका पूरा ढांचा है, ये मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको, भले एग्जैक्टली ऐसा सम हमने लास्ट लेक्चर में लिया है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वन। नेक्स्ट वन बड़ा आसान है, ये तो आप कर सकते हैं, सेम है। क्यों, देखिए उन्होंने प्रॉफिट आपको दिया है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। अब 1 लाख में ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, गुडविल अमोर्टाइजेशन और डिप्रीशिएशन चार्ज। ये तीनों आप ऐड बैक करो, और जो प्रॉफिट है उसको क्या करो, लेस करो, माइनस करो 2000 को, और इसको बोलो कैश फ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। पॉजिटिव आया तो इनफ्लो पॉजिटिव आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 लाख है, 1 लाख में आपने 5,900 और 900 मतलब 6,800 ऐड किया, तो 1,06,800 माइनस 2,000, 1,04,800 पॉजिटिव आ रहा है। तो नेट कैश इनफ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट, और लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स, वो लेस करेंगे। बचे वाला जो भी बैलेंस आएगा दैट इज पॉजिटिव आया तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, निगेटिव आया तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है। आप सेकंड लेक्चर देखिए, एग्जैक्टली ऐसा सम हमने सॉल्व किया है, एक नहीं 2 किए, तो ये हो जाएगा, आप कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट इज गिवन माय डियर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर प्रिपेयरिंग नेसेसरी अकाउंट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी दिया है, और यहां पे अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन नहीं बेटा, तो ये सिंपल सम है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों सम हमने अकुमुलेटेड वाले लिए। अगर सिंपल है तो ये लेजर अकाउंट कैसे बनेगा, हमें एक ही लेजर बनाना है यहाँ पे, एंड दैट इज नथिंग बट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिप्रीशिएशन दिया है बेटा, यहाँ पे अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन नहीं दिया। अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन अलग से अगर दिया तो उसका हम अलग से लेजर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल डिप्रीशिएशन दिया है। In the last lecture I already explained you what is the difference between accumulated depreciation and depreciation। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये जो 1 यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बस एक अकाउंट यहाँ पे नीचे निकालूंगा, इसके लिए शायद ऊपर निकालूं बेटर है, यस ऊपर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये आसान पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए, है ना बेटा, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो नीचे क्वेश्चन वाला आंसर निकालता है। सो लेट मी प्रिपेयर दिस अकाउंट इन टर्म्स ऑफ प्लांट अकाउंट। सो इट इज I just need to prepare particulars amount and particulars amount, है ना। चलिए बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपका हुआ particulars and amount, यहाँ पे डबल लाइन मार देता हूँ फॉर डिफरेंशिएशन, और ये हुआ इसका क्रेडिट साइड, है ना बेटा। चलिए लेट मी फिनिश दिस वन। So this is debit, sorry, this is debit and this is credit, and this is which account, plant and machinery account। इस पे ध्यान देना बेटा, क्यों, क्योंकि रीजन इसका ये है कि वी आर नॉट हैविंग accumulated depreciation here, we are having a normal depreciation। तो नॉर्मल डिप्रीशिएशन में कैसे डील करते हैं ये भी पता होना चाहिए, वरना एग्जाम में नॉर्मल आया और तुम बस अकुमुलेटेड प्रैक्टिस करके गए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। असेट अकाउंट है प्लांट एंड मशीनरी, ऑब्वियसली डेबिट बैलेंसेस है, तो टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो चलिए लिख लेते हैं टू ओपनिंग एंड बाय क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। टू ओपनिंग बैलेंस इज लास्ट ईयर,
मान लीजिए 2023 और करंट ईयर 2024। जब अकाउंट में लिखते हैं तो ऊपर मैंने देखिए 4 लाइन छोड़ दिए, क्योंकि वहां पे अलग अलग चीजें आ सकती है। इसी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इसी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं आप, या टू ओपनिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना दिया है, नीचे देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का 2007 और 2008। तो लास्ट ईयर इज ओपनिंग 6,17,000, 6,17,000 आपका ओपनिंग है बेटा, क्वेश्चन में दिया है। और क्लोजिंग है 9,87,200। दीज आर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसको हमें बस लेजर सॉल्व करना है एज कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से। उन्होंने डिप्रीशिएशन दिया है सीधा सीधा, ₹61,700 डिप्रीशिएशन वॉज चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। डिप्रीशिएशन पूरा मिला के दिया है उन्होंने 61,700 का। और आगे बोला है अ पीस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 9,870 के बेचा आपने, जिसका कॉस्ट था 14,000, डिप्रीशिएशन था 8,600, और इस पे प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना पड़ेगा। और टोटल ₹61,700 डिप्रीशिएशन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। टोटल डिप्रीशिएशन 61,700 दिया है, और उसी के साथ अलग से एक प्लांट एंड मशीनरी दिया है जो एक्चुअल उसका कॉस्ट था 14,000, बेचा 9,870 में, और उस पे डिप्रीशिएशन था 8,600 का। मतलब अगर बुक वैल्यू निकालने जाऊं तो 14,000 का कॉस्ट, ध्यान दीजिए, माइनस डिप्रीशिएशन माइनस कीजिए बेटा, उसका डिप्रीशिएशन है 8,600 का। बचा कितना, 14 में से 8 गए 6, 6 के भी नीचे है ये 5,400। ये इसका क्या आया, नेट बुक वैल्यू, बराबर है। डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद कॉस्ट दिए उन्होंने 14,000, उस पर डिप्रीशिएशन 8,600, 5,400 आपका नेट बुक वैल्यू है। तो 5,400 में बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट, इसके नीचे बेचेंगे तो लॉस। तुमने बेचा कितने में, तगड़ा, तुमने बेचा 9,870 में। लेस सेल वैल्यू 9,870, सो देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल माय डियर, क्योंकि आपका सेल वैल्यू इज मोर देन योर बुक वैल्यू। एंड हाउ मच इज द प्रॉफिट, 0, 3, एक बचा 5, और यहां एक आएगा, दैट इज सॉरी और 9 में से 5 गए 4। सो प्रॉफिट ऑन सेल 4470 माय डियर, प्रॉफिट ऑन सेल इज 4470। तो ये इस तरह से करना है। अब डिप्रीशिएशन हमें ये बताना नहीं है अलग से, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरा डिप्रीशिएशन पहले ही देके रखा है ड्यूरिंग द ईयर। 61,700 डिप्रीशिएशन वाज चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये सारा मिला के है। मतलब हमें पूरा इफेक्ट डिप्रीशिएशन का इतना ही देना है, क्योंकि ये सेल की वाले भी प्लांट का है और बचे वाले भी प्लांट का है, या सेल की वाले भी प्लांट एंड मशीनरी का और बचे वाले का भी है। तो बस हमें ये प्रॉफिट का अलग से इफेक्ट देना है। तो अभी पहले डिप्रीशिएशन का इफेक्ट देते हैं 61,700 का। सो इट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हियर इनटू ब्रैकेट इट इज डिप्रीशिएशन। हाउ मच अमाउंट इज गिवन, 61,700 बेटा, 61,700 यहां पे अमाउंट दिया है डिप्रीशिएशन का। उसी के साथ आप देख सकते हैं उन्होंने आगे का जो सारा दिया है, तो आपने बेचा कितने में, बेचा तो पैसा मिलेगा, है ना। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट बाय बैंक इनटू ब्रैकेट सेल, कितना मिला, 9,870 का वैल्यू मिला आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, ऐसे आएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से और परचेस की वजह से असेट का वैल्यू बढ़ता है। तो यहां पे प्रॉफिट हुआ बेटा। पिछले दोनों क्वेश्चन में लॉस हुआ था और वहां पे अकुमुलेटेड डिप्रीशिएशन था, यहां पे नॉर्मल डिप्रीशिएशन है, और यहां पे पूरा डिप्रीशिएशन एक साथ दिया है। तो ये अलग से 8,600 वाला जो डिप्रीशिएशन है ये कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये 8,600 ये 61,700 में मिला के है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एडजस्टमेंट में बोला है कि ये पूरे साल का डिप्रीशिएशन है ड्यूरिंग द होल ईयर, ओके। और उसका पीस सेल किया तो ये डिप्रीशिएशन उसमें इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट का भी इफेक्ट देता है, तो यहां पे देंगे दैट इज अकाउंट into bracket profit on sale, to profit and loss account into bracket to profit on sale। कितना प्रॉफिट ऑन सेल है आपका, 4,470। तो ये सारा इफेक्ट देना पड़ेगा हमें। तो अब देखिए ये जो बैंक अकाउंट है सेल, दिस इज कैश इनफ्लो, है ना। तो ये आएगा इन्वेस्टिंग में, कैश इनफ्लो में।
आप लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट आएगा 9870। दूसरा इफेक्ट डिप्रीशिएशन का देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर इसको ऐड करेंगे डिप्रीशिएशन को 61700 को, और लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 61700। so this is another one। और ये प्रॉफिट का इफेक्ट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, लेस करेंगे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अंडर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4470, मतलब कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में जाएगा 9870 और ऑपरेटिंग में जाएगा, एड बैक होगा डिप्रीशिएशन 61700 और लेस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4470। so that is what the effects in cash flow statement। अब इसको क्लोज करते हैं और बैलेंसिंग फिगर देखते हैं। सीधा दिख रहा है क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। क्रेडिट में आखिरी का ही फिगर 987,200 है और डेबिट में बस 6,17,000 और 4,470 है ना, मतलब ये बड़ा कम है। तो क्रेडिट ही इज मोर देन डेबिट, तो इसको क्लोज करते बेटा, है ना थोड़ा। चलिए दिस हियर on this line and same line पे close होना चाहिए। The closure should be on the same line, it should not be unequal। चलिए टोटल कर लेते हैं 61,700, 9,870 और 9,87,200। ये तीनों का अगर टोटल कर लेंगे तो आपका ये क्रेडिट टोटल ज्यादा है, डेबिट कम है। डेबिट में दो ही आइटम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर नाउ, you can do manually as well, that is not an issue। so it is 61,700 plus 9,870 plus 9,87,200, ये आपका आया क्रेडिट का टोटल 10,58,770। so it is 10,58,770 एंड ये मैक्सिमम टोटल है, ये दोनों तरफ लिखूंगा मैं 10,58,770। डेबिट का बैलेंस क्या है 617 और 4,470, तो 6,17,000 प्लस 4,470, 621,470 माइनस 10,58,770, तो बैलेंसिंग फिगर 4,37,300 आ रहा है बेटा डेबिट में। तो ये 4,37,300, 437,300 ऑब्वियसली डेबिट असेट है, मतलब बैंक आएगा और ब्रैकेट में आप लिखेंगे टू बैंक इनटू ब्रैकेट परचेस, एंड दिस इज कैश आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माय डियर। व्हाई? बिकॉज आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मतलब आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो। तो टू बैंक लिखेंगे, परचेस लिखेंगे 4,37,300 एंड दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। मैंने सिर्फ यही अकाउंट बनाने को ही बोला है आपको। From the following information show the treatment of various items in CFS। तो CFS में क्या क्या जाएगा, ये जो अंडरलाइन किया ये इन्वेस्टिंग में जाएगा बेटा, तो ये सेल इनफ्लो में जाएगा, परचेस आउटफ्लो में जाएगा। और जो अंडरलाइन नहीं किए ऐसे दो चीजें है, एक डिप्रीशिएशन है क्रेडिट में, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप एड बैक करेंगे, है ना, एड्स डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द होल ईयर, और जो प्रॉफिट ऑन सेल है वो लेस करेंगे अंडर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बस यही इसके सारे इफेक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। अब नीचे जरा सा क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नीचे पूरा क्वेश्चन है जहां पे हम पूरा कैश फ्लो बनाएंगे इस पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग। ऑब्वियसली सबसे पहले तो ऑपरेटिंग, और जैसे कि कैश फ्लो का बेसिक प्रोसीजर है, शुरुआत हमें किससे करनी है बेटा, शुरुआत हमें करना है ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ। तो दिया है क्या क्वेश्चन में, देखिए कैश इन हैंड दिया है, बैलेंस शीट का असेट चेक कीजिए। अब यही यहाँ पे टी फॉर्मेट में दिया है, वर्टिकल में देंगे तो क्या होगा, वर्टिकल में ऊपर असेट रहेंगे, नीचे लायबिलिटी रहेंगे, तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान कहां पे देना है, जब भी कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो बनाते टाइम सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू नीड टू पे अटेंशन टू ऑल एडजस्टमेंट। और लगभग सारे एडजस्टमेंट पे हमें क्या बनाना है बेटा, हमें बनाना है सारे एडजस्टमेंट पे लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट बनाते टाइम मैंने बहुत बार आपको बोला है, when an asset account we are going to prepare, it should have a debit balance. Last year is opening, current year is closing. When a liability account we are preparing, then last year is obviously opening, but by opening, क्योंकि ये liability का credit balance होता है और asset का
डेबिट बैलेंस होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। असेट शुड हैव डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटी शुड हैव क्रेडिट बैलेंसेस, ये अकाउंट्स का बेसिक रूल है। तो असेट्स का डेबिट बैलेंस रहेगा और टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग लिखेंगे, टू ओपनिंग लास्ट ईयर बाय क्लोजिंग करंट ईयर। और अगर लायबिलिटी अकाउंट आप बना रहे तो उसका बैलेंस रहेगा क्रेडिट, ये हमने बेसिक में भी सीखा था। तो यहां पे बाय ओपनिंग लास्ट ईयर और टू क्लोजिंग करंट ईयर रहेगा। तो लेजर हमें उन्हीं चीजों पे बनाना है जिस पे एडजस्टमेंट है, और बाकी सारी चीजें अपन डायरेक्टली कैश फ्लो में करेंगे। तो यहाँ पे कितने एडजस्टमेंट है और क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, लायबिलिटीज एंड असेट्स। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टू बाइफरकेट द असेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू वेरियस हेड्स। हेड्स क्या है, पहला ओन्ड कैपिटल, दूसरा बोरोड कैपिटल और तीसरा करंट लायबिलिटी। तो ओन्ड कैपिटल क्या क्या है देखिए, ओन्ड कैपिटल में मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। ओन्ड कैपिटल में क्या क्या है, द आइटम्स इन ओन्ड कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स सॉरी बोरोड कैपिटल है, डिबेंचर्स आपका क्या है, बोरोड कैपिटल है। यानी ओन्ड कैपिटल में दो आइटम है, बोरोड कैपिटल में एक ही आइटम है, दैट इज व्हाट द डिफरेंस हियर। और बचे वाले नीचे के नहीं, नीचे फिर से रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, तो यहां पे उन्होंने सारा मिक्स करके दिया है। तो इसको भी ओन्ड कैपिटल लेते हैं बेटा, क्योंकि ये भी ओन्ड कैपिटल है बेसिकली। रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तीन आइटम हुए। और सिर्फ करंट लायबिलिटी है आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, तो दैट इज सेपरेट। तीन बाइफरकेशन करने हैं, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो उन्होंने डायरेक्टली दे दी, आपका काम आसान कर दिया, लेकिन ओन्ड कैपिटल नीचे ऊपर करके दिया है, पहला इक्विटी, फिर प्रेफरेंस और फिर रिजर्व एंड सरप्लस 8% डिबेंचर के बाद। जबकि डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स कम्स अंडर बोरोड कैपिटल, तो वो ग्रुप अलग है। इधर दिया असेट में फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिर करंट असेट्स और फिर फिक्टिशियस असेट। तो फिक्स्ड असेट डायरेक्टली दिया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फिक्स्ड असेट इज फर्स्ट वन, whereas second is investments, so that is another head, सेपरेट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचे वाले तीन, कैश इन हैंड और अदर करंट असेट्स, ये दोनों करंट असेट्स है, दो ही है करंट असेट। उसका पहला हमारा काम का नहीं है, क्योंकि कैश बैलेंस से तो कैश फ्लो बनता है, ओपनिंग और क्लोजिंग तो अपन वहां पे यूज करते हैं। तो बचा सिर्फ अदर करंट असेट्स, जिसका इंक्रीज डिक्रीज हमें लेना पड़ेगा। और आखिरी में दिया है फिक्टिशियस असेट इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कोई भी फिक्टिशियस असेट है बेटा, उसका इफेक्ट आएगा अंडर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये याद रखिए। एनी फिक्टिशियस असेट गिवन, वैसे फिक्टिशियस असेट्स क्या क्या है, नंबर वन नेट लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये फिक्टिशियस असेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये चार आइटम फिक्टिशियस असेट है। और इनको ऑपरेटिंग में ही लिया जाता है, अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनमें डिक्रीज ही पाया जाता है। लास्ट ईयर है आपका 2007, करंट ईयर है 2008। तो चार फिक्टिशियस असेट बोले मैंने, आप ध्यान रख सकते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहला है। दूसरा नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। तीसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। चौथा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो ये चार आइटम है फिक्टिशियस असेट में, जिनका डिक्रीज ही पाया जाता है और ये ऑपरेटिंग में चले जाते हैं। तो ये फिक्टिशियस असेट है, याद रखिए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दे दिया, फिक्स्ड असेट नहीं है, फिक्टिशियस है। तो असेट में चार बाइफरकेशन करने हैं, एक फिक्स्ड असेट, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा करंट असेट और चौथा फिक्टिशियस असेट। लायबिलिटी में तीन ही है बेटा, पहला ओन्ड कैपिटल, दूसरा बोरोड कैपिटल और तीसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब बस हमें लेजर बनाना है ऑन दोज अकाउंट्स ऑन विच एडजस्टमेंट इज गिवन। तो पहला एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज गिवन एन इंटरियम डिविडेंड 15% was paid on equity shares and additional shares were issued at the end of the current year. अब इंटरियम डिविडेंड आपने पे किया, इंटरियम डिविडेंड की एंट्री क्या होती है बेटा, ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, सो सिंपली डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिविडेंड टू कैश गलती से भी मत भूलना, क्यों, डीमैट है अभी, डीमैट के साथ बैंक अकाउंट अटैच्ड है, तो बैंक अकाउंट में ही एंट्री आनी चाहिए। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ही आनी चाहिए। और जब रिसीव करेंगे तो बैंक टू डिविडेंड आएगा, क्योंकि आपने रिसीव किया तो वो भी बैंक में करना है, वो तो मैंडेटरी है। तो हमें लेजर अकाउंट कौन से बनाने बेटा, हमें लेजर बनाना पड़ेगा। आप इक्विटी का बना सकते चाहिए तो, बट वहां पे सीधा सीधा इंक्रीज दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से इक्विटी का ना भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, बट बना लेते हैं जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। प्रेफरेंस शेयर्स का बनाना पड़ेगा, वो रिडम्पशन दिया है 15% प्रीमियम पे, उसके साथ
फिक्स्ड असेट का बनाना पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड असेट पे डिप्रीशिएशन है और एक बुक वैल्यू 54,000 का 33,750 में बेचा है, मतलब लॉस पे बेचा है। और फाइनली प्रेफरेंस डिविडेंड का दिया है, मतलब 3 अकाउंट हम बनाएंगे, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा फिक्स्ड असेट अकाउंट। और उसके साथ हमें बनाना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बना लेते हैं, पूरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, बाइफरकेशन, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड करंट लायबिलिटी। ऑन लायबिलिटी साइड मेड बी वर्टिकल फॉर्मेट और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, टी फॉर्मेट डजंट मैटर। और जो असेट साइड में है उसमें पहला फिक्स्ड असेट्स, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा करंट असेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस तो कैश फ्लो में काम में आएगा। शुरुआत में ओपनिंग और बाद में क्लोजिंग हमें क्रॉस चेक करना है। और फाइनली फिक्टिशियस असेट्स हमें देखने हैं। तो सबसे पहले लेजर बनाते हैं और लेजर बना के ऑब्वियसली कैश फ्लो प्रिपेयर करने लगते हैं। तो ये असेट्स का डेबिट बैलेंस है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लास्ट ईयर ओपनिंग एंड करंट ईयर क्लोजिंग, है ना, असेट के लिए। और लायबिलिटी के लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी के लिए भी वही सेम बट क्रेडिट बैलेंस है। तो अगेन सेम सेटिंग, लास्ट ईयर ओपनिंग एंड करंट ईयर क्लोजिंग, बट इधर असेट में 2 ओपनिंग बाय क्लोजिंग रहेगा और लायबिलिटी में बाय ओपनिंग और 2 क्लोजिंग रहेगा। दैट इज व्हाट द डिफरेंस। तो चलिए लेजर बनाते हैं वन बाय वन। 3 लेजर हमें बनाने हैं, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और तीसरा फिक्स्ड असेट अकाउंट। यानी 2 लायबिलिटी है ना, 2 लायबिलिटी और एक असेट अकाउंट बनाना है। सो इट इज दिस आई एम नेमिंग एज इक्विटी शेयर कैपिटल, ज्यादा नहीं लगेगा इसके लिए। यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं डबल, ताकि आसान हो जाए काम। सो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पे बना देता हूं उसको। ये 2 लाइन जरा क्लोज होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये 2 लाइन क्लोज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये डिफरेंस बताता है, डेबिट और क्रेडिट को सेपरेट करता है इसलिए, अदरवाइज ऐसा कोई इसका इंपैक्ट तो है नहीं, है ना। जस्ट अ मिनट, ओके, नो, 1 मिनट, ओके, नो इश्यूज। तो ये कलर चेंज हो गया बेटा। तो पहला इक्विटी, फिर प्रेफरेंस और फिर असेट अकाउंट बनाता हूं यहीं पे नीचे। इसको क्या हुआ, ओके, टेक्नोलॉजी एट टाइम्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एज वेल। चलिए पहला नाम दे देता हूं, नहीं तीसरा भी अकाउंट बना लेते हैं इसी पेज पे, तो अपना एफर्ट्स बच जाएगा, है ना। इसको निकालता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं। तीसरा अकाउंट कौन सा है बेटा, फिक्स्ड असेट अकाउंट, है ना। 1 मिनट, चलिए तीनों अकाउंट के नाम देता हूं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट डाल देते। तो पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। दूसरा सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है आपका फिक्स्ड असेट अकाउंट। डिविडेंड की कोई जरूरत नहीं है बेटा, देखिए मेरा नाम सेंटर में आ रहा है अकाउंट का, है ना, सो दैट इट रिप्रेजेंट्स बोथ द साइड्स देयर। और तीसरा है मेरा फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो ये 3 लेजर बनेंगे और उसके बाद बनेगा मेरा कैश फ्लो। दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज मेड देयर। तो ये लेजर का फॉर्मेट है और यहां पे बनाऊंगा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे शुरुआत करेंगे हम, पहले किससे करेंगे,
यहाँ पे दो कॉलम चाहिए मुझे, एक इनर दूसरा आउटर, और लंबा चाहिए मुझे क्योंकि नीचे तक जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ आएगा यहाँ पे। 2 पेज तो आराम से लगेंगे मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, यहाँ से लेता हूँ, चलिए। दो पेज कर लिए, होपफुली 2 विल बी फेयर इनफ। आगे बढ़ेगा तो और बढ़ जाते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए, जब भी कैश फ्लो बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हियर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज, इनर एंड आउटर, और दूसरा भी लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे नहीं करता पर्टिकुलर्स अमाउंट, आप समझ जाइए, स्पेस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो लायबिलिटी अकाउंट आई शुड राइट डाउन बाय ओपनिंग एंड टू क्लोजिंग, एम आई राइट स्टूडेंट्स? बताइए बेटा। यस, बाय ओपनिंग और टू क्लोजिंग जब लायबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो बाय ओपनिंग बैलेंस एंड टू क्लोजिंग बैलेंस, जानबूझ के ये आखिरी में आ रहा है क्योंकि ऊपर मुझे जगह चाहिए बेटा, और यहाँ पे मेरा होगा क्लोजर, नीचे यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा। ये देखिए, क्लोज कर लेता हूँ यहीं पे, ताकि बाद में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग, अगेन लायबिलिटी अकाउंट शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस, so by opening and to closing balance here as well। और asset का, asset should have debit balances, so to opening and by closing balance my dear, to opening balance and by closing balance। तो ये फॉर्मेट मेरा पूरा होता हुआ, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको भी नीचे ले लेता हूँ थोड़ा, और इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। दिस आल्सो बी क्लोज्ड। मैं इनफ स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि वो कुछ भी दिक्कत ना हो। इनफ स्पेस छोड़ा मैंने, लायबिलिटी को बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग किया, असेट को टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग किया। दो लायबिलिटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग। एक असेट है, इसका टू ओपनिंग और बाय क्लोजिंग कर दिया। अब कैश फ्लो में पहला आइटम क्या आएगा? ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी आपका रहेगा उसको हमें लेना पड़ेगा, है ना। चलिए लेते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें कैश भी आया, बैंक बैलेंस भी आया, और कोई कैश इक्विवेलेंट अगर रहेगा, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे तो आएगा बेटा, वरना यहाँ पे नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। कितना है ओपनिंग बैलेंस कैश का? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, दैट इज गिवन कैश इन हैंड लास्ट ईयर 2007 का 87,500 है, 2008 का 243,250 है। मतलब हमें शुरुआत करनी है 87,500 से और जाना है 243,250 तक, तो ये मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले 87,500 लिख लेता हूं मैं। आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश का 87,500, इसके साथ शुरुआत करेंगे। जय गणेश जी महाराज की, है ना। चलो अब एक एक आगे जाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तीनों आएंगे, पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का सीक्वेंस अपन चेंज नहीं कर सकते, उसको शुरुआत में ही लेना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है। तो ऑपरेटिंग का देखते हैं क्या होता है, और ये सबको ऐड करना है। ऑब्वियसली ऑल दीज नीड टू बी एडेड, ये सबको ऐड करना ही पड़ेगा। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उसमें ऐड लिखूंगा मैं, ऐड व्हाट? नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसमें सबसे पहला क्या आएगा बेटा?
इसमें सबसे पहले आएगा आपका, यस बोलिए, दैट इज प्रॉफिट एज गिवन और अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स. So I should write down here profit as per profit and loss account. अब इसमें कुछ चीजें बेटा, कभी कभार वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते हैं आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ऑब्वियसली करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करना है, लेना है. गलती से अगर पी एंड एल नहीं दिया, एडजस्टमेंट में भी नहीं बोला प्रॉफिट कितना है, तो हमें रिजर्व का बैलेंस कंसिडर करना है एज योर प्रॉफिट. मैंने क्या बोला, if profit is not given in adjustment as net profit before tax या net profit after tax, जो भी हो, या तो एडजस्टमेंट में देना चाहिए या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पी एंड एल बोल के देना चाहिए. आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों भी नहीं है बेटा, देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है और नीचे भी कहीं पे भी प्रॉफिट का जिक्र नहीं है. तो यहाँ पे हमें रिजर्व एंड सरप्लस को ही कंसिडर करना है एज द प्रॉफिट बैलेंस. तो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर इसी को मानना है. तो 4,06,500 माइनस 1,82,000 ये जो बैलेंसेस है, तो इट इज करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, CY माइनस LY, तो इट इज 4,06,500 माइनस आपका लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है रिजर्व का. करंट ईयर तो 4,06,500 है, लास्ट ईयर 1,82,000 था. तो ये डिफरेंस ही आप मानेंगे प्रॉफिट है 1,82,000. तो यही आप लेंगे आपका प्रॉफिट बोल के और इससे ही शुरुआत करेंगे. अब एक एक एक्टिविटी पूरी करेंगे. तो 4,06,500 माइनस 182, 4,06,500 माइनस 1,82,000, दिस इज माय प्रॉफिट. आई एम गोइंग टू कंसिडर 224,500. तो इसके साथ मैं शुरू कर रहा हूं 2,24,500. ये 4,06,500 माइनस 182 है. कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना आखिरी में मैच नहीं करेगा, गड़बड़ हो सकता है. तो इस तरह से ध्यान दीजिए आप. अब एक एक करते जाना है आगे. तो सबसे पहले लेजर क्लोज करने हैं ताकि लेजर के इफेक्ट हम बाद में दे पाए. एकदम से कैश फ्लो को नहीं जाना है, लेजर क्लोज करना है वन बाय वन. बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं. पहले सबसे इक्विटी कैपिटल का बैलेंस कितना है बेटा, 4,05,000 और 572,500. सो 4,05,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 572,500. तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 4,05,000 और 572,500. प्रेफरेंस 270 एंड 135, प्रेफरेंस 270 एंड 135. क्रॉस चेक करते हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए बैलेंस लिखते टाइम. 270 135 करेक्ट है. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और लास्ट अकाउंट है फिक्स्ड असेट 688,500 और 837, 688,500 एंड 837. ये देखिए बेटा, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर दिया बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग, असेट में टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग कर दिया. और अभी हम सब पूरा करेंगे वन बाय वन एडजस्टमेंट के साथ. सो लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर द एडजस्टमेंट वन बाय वन ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो. तो सबसे पहले पहली एडजस्टमेंट लेते हैं. इंटरियम डिविडेंड 15%. याद रखिए बेटा, एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल. तो याद रखिए, एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कैपिटल. तो इक्विटी डिविडेंड का कितना है ओपनिंग, 4,05,000. 4,05,000 का 15%. तो इट इज 4,05,000 इंटू 15 बाय 100. वैसे तो मैंने आसानी से आपको बोला है क्या करना है, 10% निकालना है तो 2 जीरो काटो, सॉरी 10% कैलकुलेट करना है तो 1 जीरो काटो. 40,500 आएगा 1 जीरो काटने के बाद 4,05,000 का, बराबर है. और उसका आधा 20,250 मतलब 40,500 प्लस 20,250. ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं कैलकुलेट करने का. 10% किसी भी फिगर का निकालना है तो बस 1 जीरो काटना है बेटा. तो 4,05,000 फिगर है, 1 जीरो काटा मैंने, बचा 40,500. ये 10% हुआ, बराबर है क्या. और 1% निकालना है तो 2 जीरो काटो, ये आएगा 4,050. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना. मैंने 10% निकाल लिया, उसका आधा करके और 5% ऐड कर दिया क्योंकि मुझे 15% डिविडेंड पे करना है. तो 15% डिविडेंड इज कमिंग 60,750. अब ये कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है बेटा, ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो है. एंड अंडर
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या बोलती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज नथिंग बट any amount which is raised in terms of capital owned or borrowed capital and any amount is repaid in the same and any returns paid on the owned or borrowed capital. तो ये आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो आपने डिविडेंड पे किया तो फाइनेंसिंग में आएगा, आउटफ्लो में आएगा 60,750, लेकिन ये डायरेक्ट कैश फ्लो में आएगा और फाइनेंसिंग में आएगा. दूसरा इफेक्ट इसका नॉन ऑपरेटिंग में हमें लेना पड़ेगा, वो अपन ले लेते हैं. तो सबसे पहले आपको नॉन ऑपरेटिंग में इसका एक इफेक्ट लेंगे अपन. तो यहां पे दूसरा हेड क्या है, अपने को पता है दूसरा हेड बाय फॉर्मेट है एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बराबर है बेटा जी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और उसमें पहला आइटम हमें मिल चुका है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट डिविडेंड पेड और इंटरियम डिविडेंड पेड. ये पहला इफेक्ट है बेटा, इंटरियम डिविडेंड पेड का कितना आया 60,750. दिल्ली दूर है, इसका दूसरा इफेक्ट देना है अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो जब आएगा तब देंगे. तो इसका सेकंड इफेक्ट पेंडिंग है, याद रखना. आधी एडजस्टमेंट हुई क्योंकि आधी बाकी है, तो यहां पे इसको क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूं. क्यों, क्योंकि मुझे याद रहे कि इसका दूसरा इफेक्ट देना बाकी है. आप भी पेंसिल से कर सकते हैं बेटा, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं दे सकता नीचे, क्योंकि नीचे कितने लाइन लगने वाले मुझे पता नहीं है. सो दैट इज हाउ आई एम कीपिंग इट पेंडिंग. एक इफेक्ट दिया, दूसरा बाकी है, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट्स. तो आगे चलते हैं. आधी एडजस्टमेंट हो गई. डिविडेंड कभी भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेस्पेक्टिव कैपिटल निकालना मैंने बोल दिया आपको, और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी निकाल के बताया. नीचे एडिशनल शेयर्स वेर इशूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और एडिशनल शेयर भी इश्यू किए हैं. अब ये तो दिख ही रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल से. अब डिविडेंड का इफेक्ट तो कैपिटल अकाउंट में तो नहीं आएगा बेटा. क्यों, बिकॉज इट इज सेपरेट थिंग विच इज पेड आउट ऑफ योर प्रॉफिट. तो आपने डिविडेंड पे कर दिया. अब यहाँ पे इक्विटी कैपिटल का बैलेंस है 572,500 क्लोजिंग है, और ओपनिंग है 4,05,000, और कोई एडजस्टमेंट इस पे नहीं है. तो ये अकाउंट को अपन क्लोज कर सकते हैं अभी, और वो सीधा सीधा इंक्रीज बता रहा है. इक्विटी कैपिटल पहले था 4,05,000 लास्ट ईयर, और अभी है 572,500, और एडजस्टमेंट सीधा बोल रहा है. वैसे भी ये इंक्रीज दिखता है तो अपन बोलते हैं कि शेयर्स आर इशूड. तो शेयर इश्यू की एंट्री क्या होगी, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. लिखेंगे बैंक बैलेंसिंग फिगर रहेगा. तो यहाँ पे बैंक इश्यू में तो लेते हैं यहाँ पे अपन. as far as this particular thing is concerned, just a minute, hold on guys. हमें इश्यू करना है, और आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस इज लेस और क्लोजिंग बैलेंस इज मोर. तो मैंने गलत जगह पे बैलेंस लिख दिया, सो लेट मी चेंज इट एंड आई शुड राइट डाउन इट ऑन द क्रेडिट साइड देयर. सो इट इज, सॉरी, बाय बैंक इनटू ब्रैकेट, बाय बैंक इनटू ब्रैकेट इश्यू. जो भी डिफरेंस है, क्योंकि एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए. तो क्रेडिट में लिखा मैंने बाय बैंक इश्यू. अब मैक्सिमम टोटल दोनों तरफ लिखिए, क्लोज कीजिए इसको. क्रेडिट में 4,05,000 है, डेबिट 572,500 है. तो मैक्सिमम टोटल है बेटा 5,72,500, 572,500, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 572,500. यहां पे कोई रिस्क नहीं उठाना है. एक भी कैलकुलेशन गलत हुआ कैश फ्लो मैच नहीं होगा, इसलिए 572,500 माइनस 4,25,000. तो आपका इश्यू है 147,500 का 1,47,500. ये पहला इफेक्ट आया बैलेंसिंग फिगर का. दूसरा जाएगा कैश फ्लो में. अब जब इश्यू करते तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, शेयर इश्यू किए तो पैसा आएगा. सो दिस इज इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यहां पे फिर से इसको मैं क्या कर लेता हूं बेटा जी, स्टार मार्क कर देता हूं. क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी कैश फ्लो बहुत दूर है, तो इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है. सो आई क्लोज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड माय फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन. लेकिन उसमें दो इफेक्ट देने बाकी है. एक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 147,500, और दूसरा देना बाकी है इंटरियम डिविडेंड पेड का. ये आउटफ्लो है, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा. इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल भी फाइनेंसिंग में जाएगा, है ना. तो ये दोनों पेंडिंग है, ये अपन देंगे जब फाइनेंसिंग आएगा तब.
तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल से आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 15%। आगे का एडजस्टमेंट बोल रहा है कि आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए 15% प्रीमियम पे। ये देखिए बेटा, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस है 2,70,000 और सेकेंड ईयर है 1,35,000। 270 का 1,35 मतलब 1,35 पे किया आपने, लेकिन इस पे 15% तुमने प्रीमियम दिया। यू पेड प्रीमियम, इट इज अ लॉस फॉर यू। सो प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूसिंग, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस दे रहे, तो ऑब्वियसली जब भी प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस देते हैं तो कैश इज बैंक से आपका कैश चला जाएगा। सो इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने एट पार रिडम्पशन नहीं किया, आपने 15% एक्स्ट्रा दिया। क्यों दिया? आपको लगा होगा इन्होंने लॉयल्टी बताई है तो आप इनको पैसा ज्यादा देंगे, मतलब आपके लिए 15% का लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पूरा का पूरा क्या बनेगा ये? दैट इज द एंट्री शुड बी, इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, रिडीम कितना हुआ 1,35,000 टू बैंक अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैंक में आपने 1,35 नहीं दिया, आपने 15% एक्स्ट्रा दिया। 1,35 का 15% यानी 10% होगा 13,500 अपने मेथड से, 1 0 काटा तो बराबर है ना। तो 1,35 का 15% हमें निकालना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 20,250 आएगा। ये 20,250 ऐड करना पड़ेगा, 20,250 प्लस 1,35, 20,250 प्लस 1,35,000, 20,250 प्लस 1,35,000, ये पूरा ऐड करेंगे आप। दैट इज 155,250 इज योर टोटल अमाउंट। 155,250 क्रेडिट होगा 155,250 से। अब आप बोलेंगे बच्चे वाला 20,250 क्या करेंगे? लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे डेबिट है, लॉस है आपके लिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट कितना है? 20,250। अब डेबिट क्रेडिट मैच हुआ है ना। तो एक इफेक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डेबिट में हम देंगे, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की डेबिट में कितना देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसके साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सारा हमें देना पड़ेगा बिकॉज वी आर पेइंग एक्स्ट्रा। अब ये जो एक्स्ट्रा 20,250 आप पे कर रहे, एक तो पहला रिडम्पशन है बेटा, है ना, और ये कैसा है? रिडम्पशन ऑन प्रीमियम है। रिडम्पशन ऑन प्रीमियम मींस इट इज फॉर यू बेसिकली इट इज अ लॉस। आपके लिए क्या है? लॉस है। और ये कैसा लॉस है? इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस में कैश फ्लो में ऐड करो। सो दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड यहां पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना? 20,250। ये इसका पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट कहां पे देंगे? ऑब्वियसली अकाउंट में देना पड़ेगा, उसके अकाउंट में। लेकिन अभी के लिए ये देखिए, जब इसमें लिखूंगा तो प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,35 है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 20,250 है। बैंक कितना गया? बैंक से गया 1,55,250, बैंक गया 1,55,250। तो जब मैं ये प्रीमियम यहां पे बताऊंगा, अभी प्रेफरेंस शेयर टू बैंक है ना, तो प्रेफरेंस शेयर टू बैंक है यहां पे, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? रिडम्पशन। ब्रैकेट में लिखूंगा मैं रिडम्पशन। अब रिडम्पशन कितना हुआ है? एक्चुअली देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,35 का ही गया, लेकिन आपने 1,35 दिया नहीं, आपने दे दिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15%। आपने पूरा दिया 1,55,250, 1,55,250 दिया आपने। सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन 155,250। ये देखिए यहां पे लिखेंगे आप टोटल अमाउंट 155,250। और ऑब्वियसली अभी आपका प्रीमियम का इफेक्ट बाकी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी इफेक्ट आपको देना पड़ेगा बिकॉज एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के तो आपने वहां पे उसको ऐड कर दिया,
और रिडम्पशन अमाउंट आप बताएंगे नहीं 1.35, आप बताएंगे 1.55,250, क्योंकि एक्चुअल पे कितना किया बेटा आपने, आपने पे तो 1.55,250 किया। तो हियर यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन बाय प्रीमियम ऑन redemption of preference shares, and how much is that? 20,250। ये इसके इफेक्ट हुए सारे। तो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया, ये जाएगा कैश आउटफ्लो में। कहां पे जाएगा? रिडम्पशन में अंडर फाइनेंसिंग। बट प्रॉब्लम ये है, ये जब फाइनेंसिंग बनाएंगे तब बनाएंगे तो इसका इफेक्ट बाकी। प्रीमियम का इफेक्ट हमने दे दिया बेटा, प्रीमियम पेंडिंग नहीं है, क्योंकि प्रीमियम का एक इफेक्ट हमने दे दिया। क्लियर है? तो ये शेयर कैपिटल इफेक्ट है। आगे चलते हैं। डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट इज गिवन 81,000। डेप्रीशिएशन कितना है? 81,000 है। तो चलिए डेप्रीशिएशन का इफेक्ट देते हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन आप P&L में बताते हैं, am I right my dear? So it is by profit and loss account into bracket depreciation। ये इसका पहला इफेक्ट दिया मैंने, और डिप्रीशिएशन का अमाउंट दिया उन्होंने 81,000। दूसरा भी इफेक्ट देना है। डिप्रीशिएशन हमें पता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो चलिए कैश फ्लो में जाते हैं और डिप्रीशिएशन का इफेक्ट देते हैं। डिप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट एंड दैट इज 81,000। तो यहां तक आए अपन। अभी अकाउंट क्लोज करना बाकी है फिक्स्ड असेट वाला। कौन सा क्लोज हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज हुआ, उसका एक इफेक्ट फाइनेंसिंग में देना बाकी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लोज करेंगे क्या? यस कर सकते हैं आप। और यहां पे आएगा 290,250, क्योंकि यहां पे कुछ बाकी नहीं है। और यहां पे भी आएगा 290,250। ये देखिए 250, ये 10, एक बचा, ये 9, ये 290,250, ये भी क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली फिगर। लेकिन बैंक अकाउंट रिडम्पशन वाला इफेक्ट फाइनेंसिंग में बाकी है। ये बैंक अकाउंट इश्यू वाला इनफ्लो में बाकी, इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस के दो एक एक इफेक्ट बाकी है, एक इनफ्लो है दूसरा आउटफ्लो है। फाइनेंसिंग में जाएंगे क्योंकि ये ओन्ड कैपिटल है। फिक्स्ड असेट अभी चालू किया हमने, डिप्रीशिएशन के दोनों इफेक्ट दिए, एक दिया असेट अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। आगे क्या दिया है? एडजस्टमेंट नंबर 4 सेज दैट फिक्स्ड असेट विद बुक वैल्यू ऑफ 54,000 सोल्ड फॉर 33,750। 54,000 का असेट आपने बेचा -33,750 में, आपने लॉस में बेचा बेटा। मतलब मेरे ख्याल से 20,250 का आपका रहेगा लॉस। चेक कर लीजिए, 54,000 माइनस 33,750, इट इज 54,000 माइनस 33,750, 20,250 का लॉस है। तो चलिए एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, तो बाय बैंक इनटू ब्रैकेट सेल। कितने में बेचा आपने? 33,750 में। डिप्रीशिएशन तो आ गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस ऑन सेल। लॉस पे बेचा आपने, कितना लॉस आया बेटा? 20,250 मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको ऊपर। तो ये सारा हो गया। अब सेल का इफेक्ट बाकी है। सेल जाएगा कैश इनफ्लो में अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है, ध्यान रखना। ये जो सेल है इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है। किधर आएगा? इन्वेस्टिंग में, इनफ्लो में, क्योंकि पैसा आ रहा है, अपने असेट बेचा, फिक्स्ड असेट बेचा। उसके साथ ये याद रखिए लॉस ऑन सेल का इफेक्ट देना है। तो चलिए दे देते हैं। लॉस ऑन सेल इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 20,250। तो ये हो गया दूसरा इफेक्ट इसका। अब कितने इफेक्ट बाकी है? फाइनेंसिंग में 2 बाकी है, इन्वेस्टिंग में 1 बाकी है। ये अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं क्या? कुछ और एडजस्टमेंट है? नहीं, फिक्स्ड असेट को अभी क्लोज कर लेंगे। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया है तो उसका एंट्री देते हैं बेटा। ये पहले क्लोज करते हैं फिक्स्ड असेट अकाउंट। फिक्स्ड असेट अकाउंट का देखिए टोटल क्रेडिट का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि क्रेडिट का लास्ट अमाउंट ही 837 है और डेबिट में सिर्फ 688,500 है ऊपर का। तो
ग्रेट स्टूडेंट्स। तो चलिए क्रेडिट पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं बेटा, है ना। फिक्स्ड असेट अकाउंट का देख लेते हैं कितना आ रहा है फिक्स्ड असेट का, एंड दैट इज so let's do the total कर लेते हैं बेटा। जस्ट अ मिनट, लेट मी फिक्स दीज सेल्स एज वेल, इनको भी लगा देता हूं। जस्ट अ मिनट, चलिए क्रेडिट टोटल कर लेते हैं पहले। असेट अकाउंट अपन क्लोज कर सकते हैं, है ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो पहला है 81,000, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। असेट में 81 पहला है, प्लस 33,750 जो आपने बेचा उसकी वैल्यू है, प्लस लॉस है 20,250, प्लस आपका क्लोजिंग बैलेंस है 8,37,000, और टोटल बना 9,72,000, और 972 इज द मैक्सिमम टोटल बियॉन्ड डाउट, क्योंकि डेबिट में 688,500 है। तो 972 माइनस 688,500 ये बैलेंसिंग फिगर है। असेट के डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आती है, इसका सीधा साधा मतलब है असेट डेबिट तब होता है जब खरीदते हैं या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट है। अब प्रॉफिट तो चांस नहीं है क्योंकि लॉस हो चुका है। 283,500 इज टू बैंक इनटू ब्रैकेट परचेस, तो ये जाएगा फिर से कैश आउटफ्लो में। इन्वेस्टिंग में जब आप इन्वेस्टिंग बनाएंगे तब, तो तब तक के लिए इसको पेंडिंग रखते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट, यानी दूसरे इफेक्ट वाले बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। अब यही पे दो है, इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है। इनफ्लो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और आउटफ्लो परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट, तो ये दोनों इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे और दोनों इफेक्ट पेंडिंग रखे हमने, क्योंकि अभी कैश फ्लो में वहां पे आना है ना। तो चलिए लास्ट एडजस्टमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड 27,000 दिया आपने, बैंक प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिविडेंड दे रहे तो इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, तो यहां पे ऐड बैक करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 27,000। दूसरा इफेक्ट पेंडिंग रखेंगे बेटा इसका, क्यों, दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए इंटरियम डिविडेंड का भी पेंडिंग रखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी फाइनेंसिंग में आएगा, तो जब फाइनेंसिंग शुरू होगा तो ये आउटफ्लो में लिखेंगे। तो अभी तक ये पिक्चर बनाए एंड वी आर डन विथ एडजस्टमेंट। फॉर्चुनेटली सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए वन बाय वन, अभी आइटम वाइज हमें जाना है। सो वी आर डन विथ इक्विटी 10% प्रेफरेंस कैपिटल। अभी 8% डिवेंचर देखिए, पहला 1.35 और बाद में 2.70, वन बाय वन देखना है अभी। तो पहले दो अकाउंट छोड़ दिए मैंने, इक्विटी और प्रेफरेंस को, क्योंकि हमने उसका लेजर बनाया था। 8% डिवेंचर बढ़ रहे, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी तभी बढ़ती है बेटा जब आपको पैसे आते हैं। आपने और लोन लिया है, पहले 1.35 था फिर 2.70 हुआ, यानी 1.35 का लोन लिया है, ये फाइनेंसिंग में आएगा और आएगा इनफ्लो में, क्योंकि आपने 1.35 का लोन लिया। रिजर्व एंड सरप्लस हमने ले लिया। करंट लायबिलिटी हम लेंगे आफ्टर
योर नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद इंक्रीज इन करंट असेट इज डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट असेट इज इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन कैश, वहां पे तो करंट लायबिलिटी को पेंडिंग रखते हैं। फिक्स्ड असेट डन। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आएगा बढ़ रहा है मतलब कैश आउटफ्लो है, लेकिन इन्वेस्टिंग चालू होगा तब करेंगे। कैश इन हैंड हमने ले लिया। अदर करंट असेट्स फिर से ऑपरेटिंग में आएंगे, लेकिन चार्ट पूरा होने के बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमें लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 13,500 माइनस 6,750। फिक्टिशियस असेट है, घट रहा है, सो इट इज नथिंग बट रिडक्शन है और राइट ऑफ करेंगे आप, ये राइट ऑफ करेंगे। फिक्टिशियस असेट जो है आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको राइट ऑफ करने होते हैं एंड ऑफ दीज नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। 6,750 आएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉन ऑपरेटिंग में लेना पड़ेगा। याद रखिए सारे फिक्टिशियस असेट का इफेक्ट, सारे फिक्टिशियस असेट्स का इफेक्ट आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एज रिटर्न ऑफ। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड दैट इज रिटर्न ऑफ। फिर आपका प्रीमियम रहे, डिस्काउंट रहे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहे, ये बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आने हैं, याद रखना। 6,750 इसका सिंगल इफेक्ट आएगा, क्योंकि आइटम है सिंगल इफेक्ट है, एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट है, याद रखिए। चलिए, तो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। अभी फाइनेंसिंग वगैरह अपन शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले फॉर्मेट पूरा करना पड़ेगा। ऐड वाला हो गया। लेस क्या है? लेस इज व्हाट माय डियर? लेस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी लेस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। जो कुछ है नहीं, यहां पे कोई इनकम नहीं है, कुछ प्रॉफिट पे बेचा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड असेट है, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया, बराबर है। तो यहां पे नील है एज ऑफ नाउ, तो इसको डैश कर देता हूं मैं, ठीक है। मतलब सिर्फ एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होने का चांस नहीं है एज फार एज दिस वन इज कंसर्न। एंड नाउ आई कैन राइट डाउन नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि देखिए 224,500 प्लस 87,500 प्लस ये नीचे के सारे प्लस है, माइनस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि में कुछ नहीं आया बेटा। तो सब करते हैं और यहां पे लिखेंगे नेट कैश, आई शुड राइट डाउन इनफ्लो, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद आएगा आपका एड लेस, किसका? आपका करंट असेट और करंट लायबिलिटी का, इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो इसके नीचे आएगा। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए, ये 224,500 प्लस ये सारा ऐड करना है मुझे, है ना, और ऊपर जो बैलेंस है उसमें ऐड करना है। सो 224,500 दिस इज माय नेट प्रॉफिट, ये मैंने रिजर्व से लिया, बराबर है। उसमें ये सारी चीजें ऐड की हैं, 60,750 प्लस 250 प्लस 1000 प्लस 23,000 प्लस 6,750, तो दिस इज 440,500 टोटल। ऐड करने का जो टोटल है वो है 4,40,500। किसमें ऐड करेंगे? 4,40,500, ये भी पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, और ऊपर है 87,500, तो 4,40,500 प्लस 87,500 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 5,28,000 आया ये। तो एक पड़ाव पे आ गए बेटा। अब यहां पे हमें क्या लिखना है? ऐड और लेस। क्या ऐड करेंगे? ऐड कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कब होता है? कैश इनफ्लो होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट। अब यहां तो हेड तो नहीं दिए, और लेस क्या करते हैं? लेस भी लिख लेते हैं इसके अपोजिट, दैट इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी या लायबिलिटी कभी भी घटती है पे करने के बाद ही,
तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट, तो ये हमें चेक करना है। चलिए देख लेते हैं ऊपर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है क्या और कोई करंट असेट घट रहा है क्या। लायबिलिटी तो एक ही है मेरे ख्याल से, करंट लायबिलिटी ये देखिए, करंट लायबिलिटी में 1,08,000 और 2,16,000 करंट लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब पैसा आ रहा है, तो 1,08,000 ही डिफरेंस है, तो ये इनफ्लो में आएगा। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज 1,08,000, तो ये आएगा इनफ्लो में, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। करंट असेट देखते हैं क्या हो रहा है, एक ही करंट असेट दिया उन्होंने, अदर करंट असेट 270 है और 45 है, ये भी बढ़ रहा है। करंट असेट, इंक्रीज इन करंट असेट मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, डिक्रीज इन कैश, तो 4,05,000 माइनस 2,70,000, 4,05,000 माइनस 2,70,000 करना है मुझे, इट इज 4,05,000 minus 2,70,000. This is 1,35,000 and it is outflow. 1,35,000 under outflow. तो ब्रैकेट लिखूंगा 1,35,000। अब बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ही करंट असेट और एक ही करंट लायबिलिटी दिया है, तो यहाँ पे हेड नहीं है, जैसे कि हमने सब में बहुत बार देखा था, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ऐसा नहीं है। कैश दिया है लेकिन कैश को ले नहीं सकते, क्योंकि कैश के लिए तो कैश फ्लो बना रहे, तो कैश, बैंक बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बोल के उसको छोड़ना है, उसको नहीं लेना है। तो अभी बचा क्या है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचा है जो इन्वेस्टिंग में जाएगा, और इधर बचा है 8% डिबेंचर जो जाएगा फाइनेंसिंग में। बाकी सारी आइटम दे दी है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोई टैक्स पेड तो दिया नहीं है, तो यहां पे आ जाते हैं और यहां पे अपन लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, आंसर पॉजिटिव आए या निगेटिव, पॉजिटिव आएगा बेटा, क्योंकि 5,28,000 पॉजिटिव है, 1,08,000 पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड करेंगे और उसमें से 1,35 माइनस करेंगे, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। तो पॉजिटिव आंसर आने वाला है, उसको हम लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आया अभी पहला हमारा ए। अभी बी वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि हमने सारा आइडेंटिफाई करके रखा है बेटा, अभी टाइम नहीं लगता। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दिस इज ए, एंड हाउ मच इट इज 5,28,000। ये दोनों को नेट आउट करो, 5,28 और ये दोनों को तो प्लस की बजाय माइनस होगा, 1,8 माइनस 1,35, तो ये 2 और 20 25 27,000 माइनस करना पड़ेगा, माइनस 27,000 करेंगे, या तो सीधा सीधा 5,28 प्लस 1,8 माइनस 1,35 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्टली 27,000 माइनस कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 1,35 और 1,8 का डिफरेंस कितना है, 7,000 है, और वो भी माइनस है। तो 5,28 माइनस 27 कर दिया मैंने, 5,01,000 आ रहा है, एंड दैट इज पॉजिटिव। तो 5,01,000 आया मेरा, क्या आया ये, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी मेरा ए हो गया, अभी चलता हूं मैं बी के लिए। बी क्या है मेरा, बी इज माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक एक लेना है और खत्म करना है। चलो इन्वेस्टिंग करते हैं। तो सेकेंड बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। पहला ऑपरेटिंग जरूरी है बेटा, शुरुआत ओपनिंग बैलेंस के साथ जरूरी है, कैश, बैंक बैलेंस और इक्विवेलेंट के साथ, फिर आप ये सारी चीजों के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एक समय बहुत टाइम लेता है, आई नो दैट, कांट हेल्प, ऐसा ही है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या क्या बाकी है हमारा, ये देखिए, इन्वेस्टिंग में हमारा बाकी है, ये तो फाइनेंसिंग है, डिविडेंड पेड। इन्वेस्टिंग में तो फिक्स्ड असेट ही देखना है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है और परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट है, 33,750 और 283,500। सो नंबर 1 इज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, and that is 33,750 अमाउंट चेक कर लेते हैं। और दूसरा है परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट, तो ये दो ही है। तीसरा इन्वेस्टमेंट एक चेक करना है हमें, तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 33,750, परचेस है 283,500, परचेस है
283,500। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट भी परचेस ही है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट। ये देखिए पहले था 40,500, अभी है 1,08,000, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और कितने से बढ़ा? 1,08,000 माइनस 40,500, 1,08,000 माइनस 40,500, 67,500 it is. It is 67,500. आउटफ्लो अगेन, परचेस आउटफ्लो है बेटा, ये भी परचेस है, पहला सिर्फ इनफ्लो है। दिस इज परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। पहले इन्वेस्टमेंट सिर्फ 40,000 था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। हाउ मच वाज द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वाज ओनली 40,500। 2007 में जो बना 1,08,000, तो मैंने डिफरेंस निकाला, 1,08,000 माइनस 40,500, डिफरेंस है 67,500 that I have taken under purchase and obviously outflow, क्योंकि परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और उसी के साथ हमने लिया परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट 283,500, जो फिक्स्ड असेट का बैलेंसिंग फिगर था, तो इन्वेस्टिंग हो गया। अभी आएगा फाइनेंसिंग, लेकिन पहले इसको निकालना पड़ेगा कि आपका नेट कैश इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है। चलिए देखते हैं। ये तो आउटफ्लो आ रहा है बेटा, क्योंकि 283,500 निगेटिव है, 67,500 निगेटिव है, सिर्फ 33,750 पॉजिटिव है। सो इट इज नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड दिस इज बी माय डियर, इसको हम बी देंगे। याद रखिए ये आ रहा है आपका निगेटिव, तो बी लेंगे। कितना? 67,500 है ना, 67,500 निगेटिव प्लस 283,500, ये दोनों को ऐड करेंगे और ये दोनों में से 33,750 माइनस करेंगे। 317,250, 33,750 है क्या? एक बार चेक करते हैं। यस 33,750 है, तो 317,250 आपका आउटफ्लो आ रहा है यहां पे। सो इट इज हाउ मच? 317,250, लेकिन निगेटिव 317,250, ये मैंने लिखा निगेटिव, ठीक है। आगे बस फाइनेंसिंग बचा बेटा, लास्ट कर लेते हैं फाइनेंसिंग एंड देन वी आर डन। इट विल टेक हार्डली 5 minutes नाउ, ओके। सो लेट्स टेक फाइनेंसिंग। सो सी इज पेंडिंग देयर, राइट? सी के साथ चलते हैं, और सी क्या है? दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए खत्म करते हैं, दिल्ली दूर नहीं है अभी, है ना। नंबर 1, इसमें क्या क्या बाकी है? सबसे पहले आया था हमारा, अगर आपको याद होगा तो, इंटरियम डिविडेंड पेड, अमाउंट लेते हैं ऊपर से, मुझे जो याद आ रहा है फटाफट ले लेता हूं। दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, करेक्ट। तीसरा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये तीनों आउटफ्लो है बेटा, क्योंकि कैश जा रहा है यहां से, बराबर है स्टूडेंट्स? तीनों से कैश जा रहा है, डिविडेंड आपने पे किया इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे, तो कैश, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, कैश इज गोइंग आउट। सिर्फ आपने इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स किए, वहां से पैसा आ रहा है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज द ओनली इनफ्लो, बाकी तीनों आउटफ्लो है यहां पे। तो चलिए अमाउंट ले लेते हैं। इंटरियम डिविडेंड आपने कितना दिया है? 60,750, 15% ओपनिंग बैलेंस पे। उसके साथ आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया 27,000, तो 60,750 और 27,000, तो हियर 60,750, 27,000, ये दोनों भी आउटफ्लो है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपने कितना किया? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने कितना किया? ये देखिए यहां पे है 1,55,250 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
दैट इज 1,55,250। और फाइनली इक्विटी शेयर कितने के इश्यू किए आपने? तो सारे डबल इफेक्ट ये देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, इंटरियम डिविडेंड हो गया, एसेट के हो गए, ये रिडम्पशन का हो गया, प्रीमियम का तो ऑलरेडी दिया है, ये बैंक इश्यू बाकी है 147,500 ओनली। बस ये 147,500 दे देते हैं और फिर हो गया। ये भी निगेटिव है अनफॉर्चुनेटली। क्यों? देखो निगेटिव है 60,750, 27 और 1,55,250, आखिरी वाला पॉजिटिव है बस, ये तो निगेटिव आएगा फिर से, मतलब सी भी आपका नेट कैश आउटफ्लो आएगा। तो नेट कैश आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, ये तो पॉजिटिव आया तो इनफ्लो, निगेटिव आया तो आउटफ्लो बेटा, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टेंशन नहीं लेने का, अपने घर का थोड़ी है, जैसे आ रहा है वैसे लेने का है ना, बिकॉज वी आर जस्ट सॉल्विंग द कैश फ्लो एंड सीइंग दैट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्पफुल टू द बिजनेस। तो ये कितना आएगा, चलो कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, है ना। तो 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो ऐड क्या क्या करना पड़ेगा, 60,750 प्लस 27,000 प्लस 1,55,250 माइनस 147,500। 60,750, 27,000, 1,55,250 माइनस 147,500, 95,500 निगेटिव ही आएगा, 95,500 सॉरी 95,500 लेट मी टेक इट प्रॉपर्ली, 95,500 ये भी निगेटिव आया। तो आ गए बेटा, ए बी सी आ गए अपने। अभी बस क्या करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये जो है सबको ऐड करना है। तो आपका 95,500 निगेटिव है पहला, है ना, तो इसके साथ ऊपर वाला निगेटिव जोड़ देता हूं, प्लस 3,17,250, ये दूसरा निगेटिव है तो दोनों ऐड होंगे, और उसमें से 5,01,000 माइनस होगा, 5,01,000 माइनस होगा, it is coming 88,250, 88,250 आ रहा है बेटा, and that is what the balance here coming, just a minute, कुछ तो रह गया है शायद, है ना। हम बस कैश आउटफ्लो लिया हमने, ये 95,500 है, ओके, 3,17,250 है, और पॉजिटिव है 5,01,000 में हमने क्या क्या लिया है, तो बस ये आपको एडिशन करना है बेटा, एंड दिस वे अराउंड इट इज डन, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो इट इज 95,500 प्लस 3,17,250 माइनस 5,01,000 करना है। ये 87,500 को हमने कंसिडर किया था क्या, रुक जाओ, प्लस 87,500 कर लेता हूं मैं, ओके। बस ये सबको ऐड करना है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन माय डियर। लेट मी एक्सप्लेन इट गाइस। अभी करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हमें करना है, so that is we are supposed to do, so let's do it and complete it।